तो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें सिक्के, अभिलेख और साहित्य थे, उन पर संक्षिप्त जानकारी पे चर्चा किया था हमने, जिसमें हमने सिर्फ सिक्का और अभिलेख पर बात किया था। और साहित्य बच गया था। तो इसमें हम अभिलेख, जिसमें स्तंभ अभिलेख भी शामिल हैं, वो और जो साहित्य हैं उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी हम जो पूरा पाषाण काल है उसके जो चरण हुए हैं उसको भी थोड़ी सी इसमें हम देख लेंगे। तो बात करते हैं हम स्तंभ लेख की। तो जो अभिलेख अब तक प्राप्त हुए हैं भारत में, तो जो सबसे पुराने अभिलेख जो अब तक पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोक के अभिलेख हैं, जो कि शिलालेख हैं, जिन्हें कि पढ़ा जा चुका है। और इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। और अब हम बात कर लें कि जो पुरातात्विक कुछ स्तंभ अभिलेख हैं उनके प्राप्ति स्थल और उनसे संबंधित शासक जो हैं वो कौन है, और इनमें कुछ महत्वपूर्ण जिस पे टिप्पणी लिखा गया है वो क्या है। तो पहला एक है जो स्तंभ अभिलेख है, मेहरौली स्तंभ अभिलेख, जो कि मेहरौली में स्थित है, दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में स्थित है ये। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली का जो स्तंभ अभिलेख है, और ये चूँकि गुप्तकालीन समय का है ये, तो ये जो मेहरौली स्तंभ अभिलेख है ये बताता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो वैष्णव था। इसके अलावा उसने बंगाल विजय और सप्त सिंधु के समय के पास बहुत सारे राजाओं के समूह से युद्ध किया और जो उनसे विजय प्राप्त किया उसका विवरण प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है, असल में ये मूलतः जो स्तंभ है ये मध्य प्रदेश के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित था, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक के द्वारा दिल्ली में इसको स्थापित करा दिया गया। तो जो मेहरौली स्तंभ अभिलेख है ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात कर लें, तो जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा यह जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, अशोक स्तंभ पर अंकित है और प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग ले जाया गया था। ठीक है। और इसमें ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त का वंश परिचय, इसके अलावा उसकी जो जितने भी विजय हैं वो और राज्य विस्तार का वर्णन इसमें दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। अब बौद्ध स्तंभ लेख अभिलेख की बात करें तो ये जो बौद्ध स्तंभ लेख है ये भरहुत, जो कि मध्य प्रदेश के सतना में है, वहाँ स्थित है ये, और ये राजा वासुदेव से संबंधित है। और समय की अगर हम बात करें किस काल का है, तो बौद्ध स्तंभ जो है शुंग काल के समय का है और इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और मथुरा स्तंभ लेख की बात करें तो जो मथुरा स्तंभ लेख है ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये पहला ऐसा गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संबंध का पहला वर्ष लिखा गया है। इसके अलावा इसमें माहेश्वर समुदाय के जो उदिताचार्य हैं उनके बारे में भी वर्णन किया गया है मथुरा स्तंभ लेख में। ठीक है। अब गरुड़ स्तंभ लेख की बात कर लें तो गरुड़ स्तंभ जो स्तंभ लेख है ये बेसनगर या विदिशा मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये प्राप्ति स्थल इसका बेसनगर है और इससे भागभद्र और हेलियोडोरस ये दो राजा संबंधित हैं, शुंग काल का है ये। ठीक है। और एरण स्तंभ लेख की बात करें तो ये सागर में है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। तो भानुगुप्त से जो संबंधित है उसमें गोपराज की मृत्यु, जो भानुगुप्त का दोस्त मित्र था जिसका नाम गोपराज था, उसकी मृत्यु और उसकी
उसके बाद उसकी पत्नी के सती होने का पहला विवरण इसी में मिलता है, एरण स्तंभ लेख में। और बिहार स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो ये जो बिहार स्तंभ लेख है, ये बिहार शरीफ पटना में स्थित है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है ये। और यह ऐसा अभिलेख है जिस पर कोई भी तिथि अंकित नहीं है। और बिलसड़ स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो ये भिलसर एटा उत्तर प्रदेश में इसका प्राप्ति स्थल है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है ये। और आगे चलते हैं अब हम साहित्यिक स्रोत की तरफ। तो साहित्यिक स्रोत जिनसे भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है उसमें वेद भी शामिल हैं। और जो बहुत सारी जो वेद की अगर हम बात करें तो ये लौकिक साहित्य है, और अलौकिक साहित्य भी बहुत सारी हैं, जिससे जैसे हम बात कर लें तो ये जो अपने क्या नाम है इनका, कालिदास हो गए, उनकी रचनाएं, तो उनसे भी उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। तो बहरहाल हम यहाँ पे ये जो अलौकिक साहित्य है यानी कि जो दैविक साहित्य है उसकी अगर हम बात करें तो वेद की बात कर लें, वेद और उनके उपवेद की। तो वेद चूँकि 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जिसमें ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, और इसके जो समय काल है तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका रखा गया है, ऋग्वैदिक काल का समय। और ऋग्वेद की अगर हम बात कर लें यानी कि जो वेद हैं उनके उपवेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का वेद जो है उपवेद वो आयुर्वेद है। और ऋग्वेद की विशेषता ये है कि ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ऋग्वेद का जो आयुर्वेद उपवेद है वो। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और सामवेद का गंधर्ववेद है, जबकि अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसके अतिरिक्त अगर हम वेद और उनके ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण, इसके 2 ब्राह्मण हैं, जबकि सामवेद का तांड, षड्विंश, जैमिनी 3 ब्राह्मण हैं, और यजुर्वेद के तैत्तरी एवं शतपथ 2 ब्राह्मण हैं, और अथर्ववेद के गोपथ एवं पंचविश ब्राह्मण हैं। इसके अलावा वेदांग भी हैं। तो वेदांग जो है ये वैदिक ग्रंथ का अर्थ समझने और सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। इनकी संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, और 5वां है छंद, और 6वां है ज्योतिष। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी लेखक भी आए हैं जो भारत के संदर्भ में अपना रचना लिखे हैं और भारत के बारे में जानकारी प्रदान किया है। तो बात करें तो पहला जो है इनमें वो शामिल है फाहियान, जो कि 399 से 414 ईस्वी में आया था, और इसने भारत की तत्कालीन समाज का विवरण छोड़ा था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशाओं के बारे में लिखा है फाहियान। और ये 15 वर्ष भारत में था, जिसमें ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी आया। इसके अलावा ये पाटलिपुत्र में जो सम्राट अशोक का राजप्रसाद था उसका भी इसने विवरण दिया है फाहियान ने। और इसके बाद आता है सुंग युन, जो कि 512 से 513 ईस्वी से 1 वर्ष के लिए आता है ये। तो ये बिहार और बंगाल की तत्कालिक जो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी उसका उल्लेख किया है सुंग युन ने। इसके बाद ह्वेनसांग की बात कर लें जो 629 से 645 ईस्वी, 16 वर्ष लगभग भारत की यात्रा की और यहाँ प्रवास किया, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसने विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ अध्ययन किया और यहाँ के ज्ञान और शिक्षण के उच्च स्तर के बारे में लोगों को बताया। इसके अलावा इसने सम्राट हर्षवर्धन ने इसे संरक्षण प्रदान किया। और इसके अलावा इसने यानी कि ह्वेनसांग ने जो राजा कन्नौज था, जो कन्नौज का राजा हर्ष था उसके बारे में, उसके दानशीलता के बारे में बताया है। और इसके बाद इत्सिंग आता है जो 671 से 693 ईस्वी तक रहता है। तो इसने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं को लिखा है। इसके अलावा जब ह्वेनसांग चीन लौट जाता है तब ये भारत आया था। और ये बंगाल में 3 वर्ष तक ताम्रलिप्ति में, जो वर्तमान में तामलुक है, वहाँ 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अलावा बोधगया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु जैसे जो स्थान है वहाँ की भी यात्रा की इसने।
और ये जब चीन वापस गया तो अपने साथ बौद्ध त्रिपिटक जो है उनकी 400 प्रतियां चीन ले गया था। इसके बाद मातुवेन लिन आता है। इसके बाद फिर चाओ जू कुआ आता है, जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास चीनी अरबी व्यापार का इसे विवरण प्राप्त होता है। और अब हम थोड़ी सी बात कर लें जो पाषाण युग था उसके बारे में। तो पाषाण युग यानी कि ऐसा काल जब लोग पहाड़ों में ही रहा करते थे, उनके पास कुछ साधन नहीं हुआ करते थे। तो पाषाण काल जो है 3 इसके चरण हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, जिसे कि पेलियोलिथिक कहा जाता है, यानी कि जो अखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग है, इस समय के लोग शिकार करते थे और भोजन का संग्रहण किया करते थे, कंदमूल वगैरह का। ठीक है, इस समय आग वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था। और ये जो पूरा पाषाण काल है ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका जो समय है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईस्वी के 50,000 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, तो इसी काल में आग का जो पहला साक्ष्य वो चीन से प्राप्त हुआ है। चीन की चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। ठीक है, ये निम्न पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आरंभिक जो पूरा पाषाणकालीन औजार हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के में बेलन नदी घाटी से पाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब मध्य पूरा पाषाण काल की, तो जो इसका समय है वो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। और इस समय जो पत्थर के जो औजार प्रयुक्त होते थे उसमें जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट शामिल हैं। इसके अलावा इस मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण की प्रधानता थी। इसके लिए ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसको फलक संस्कृति भी कभी कभी कहा जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग किया जाने लगा था मध्य पूरा पाषाण काल से। ठीक है, अब उच्च पूरा पाषाण काल की बात कर लें तो उच्च पूरा पाषाण काल जो है ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच इसका समय रखा जाता है। तो ये जो तीनों बात हो रही है पूरा पाषाण काल की बात हो रहा है। तो इस समय चकमक उद्योग की स्थापना हुई और इसी समय यानी कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें मध्य पाषाण काल की या मध्य पाषाण युग की, तो जिसे मिसोलिथिक भी कहा जाता है, यह है अखेटक और पशुपालक युग कहलाता है। यानी कि इस समय लोग शिकार तो करते ही थे और पशु का पालन भी करने लगे थे। तो ये जो मध्य पाषाण युग है ये 9,000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था है जिसे कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ये पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सबसे पहले C.L. कार्लाइल के द्वारा 1876 ईस्वी में लघु पाषाण उपकरण के खोजे जाने से हुई। और ये जो मध्य पाषाण के युग है इस समय के लोग शिकार करते थे, जिसमें शिकार करना शामिल था। ये फिर मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रह भी करते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो इस समय ये लोग पशुपालक हो गए थे। और कुछ मध्य पाषाण अगर हम स्थलों की बात कर लें तो पोखरा शामिल है, बागोर, तिलवाड़ा, वलसाड़, ये जो एक जगह शामिल है। यहाँ पे जो मध्य पाषाण कालीन कुछ स्थल हैं। और अगर हम बात कर लें अब नव पाषाण काल या नियोलिथिक की, जिसे कि खाद्य उत्पादक युग कहा गया है, तो नियोलिथिक यानी कि नया, इसलिए इसको नया पाषाण काल कहा जाता है। और इसमें जो एक बस्ती एक मिली है जो लगभग 7,000 ईस्वी पूर्व है और पुरानी है। और ये जो सबसे प्राचीन बस्ती है ये मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो नवपाषाण काल जो है, इसमें लोग पत्थर के औजार का उपयोग तो करते ही थे, साथ ही साथ ये लोग खेती करना प्रारंभ कर चुके थे। खाद्य उत्पादक युग कहा जाता है इसे। और नवपाषाण युग के जो लोग हैं, ये सबसे पुराने कृषक समुदाय हैं। इसके अलावा ये लोग मतलब इस समय लोगों का घर स्थायी होना चालू हो चुका था, यानी कि लोगों ने अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, सबसे पहले इसी काल में बनने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कृषि का और पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। ठीक है। तो जो नवपाषाण काल या नियोलिथिक जो है, ये ज़्यादातर इसको जोड़ा जाता है पहिए के आविष्कार से। साथ ही साथ इसी समय मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बनना चालू हो गए। और कुछ नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनकी अगर हम बात कर लें, तो जिसमें शामिल है बुर्ज-होम और गुफ़कराल। तो ये बुर्ज-होम है ये, और गुफ़कराल जो है ये कश्मीर में स्थित है। और बुर्ज-होम से गर्तावास या क्या कहते हैं, गड्ढा घर का प्रमाण मिला है, यानी कि जिसमें लोग क्या कहते हैं, गड्ढा घर में मतलब ज़मीन से नीचे गड्ढा बना के घर रहा करते थे और उसमें निवास करते थे। ठीक है। और इसके अलावा जो ये बुर्ज होम जगह है, यहाँ से मनुष्य के साथ कब्रों में कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ के लोग खेती से परिचित थे बुर्ज होम कश्मीर में। गुफ़कराल की अगर हम बात करें तो ये कुम्हार की गुफ़ा कहलाता है गुफ़कराल। ये यहाँ पत्थर और ये प्रमुख मतलब फेमस इसलिए है गुफ़कराल कि यहाँ जो है पत्थर के औजार तो मिलते थे, इसके अलावा जो हड्डी हैं उनके भी औजार मिलते थे। इसके अलावा यहाँ से गेहूँ, मटर, जौ, मसूर के दाने भी प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि पहले आपको बताया कि सबसे जो कि मेहरगढ़, जो कि मध्यपाषाण काल का नवपाषाण काल का हिस्सा है, और वहाँ से खेती होने के साक्ष्य मिले हैं, और वो पहला नवपाषाण स्थल है। ठीक है। पाकिस्तान में स्थित है वो। और इसके अलावा मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण स्पष्टतः मिले हैं मेहरगढ़ से। और महदहा की अगर हम बात करें, महदहा, कुल्डी हवा और चुपानी मांडो, तो ये जो तीनों स्थल हैं नवपाषाणिक स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और महदहा की बात करें तो यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं महदहा से। और कोल्डी हवा की बात करें तो ये बेलन नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और संगनकल्लू और पिकलीहल की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। और ये जो संगनकल्लू है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और पिकलीहल की बात करें तो यहाँ के जो निवासी हैं वो पशुपालक थे। इसके अलावा गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि यहाँ पाला जाता था। और यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थल दोनों मिले हैं। कहाँ से? पिकलीहल से। ठीक है। और सारातारू और दाओजली की अगर हम बात करें तो ये दोनों असम में स्थित हैं। और सारूतारू से गुवाहाटी के पास जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से आदम किस्म की कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दाओजली की अगर हम बात करें तो यहाँ से कृषि करने के और पशुपालन के दोनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा चिरांद की बात करें तो चिरांद बिहार में स्थित है, और यहाँ से ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। पटना से दूर है, 41 किलोमीटर लिखा रहता है, तो असल में सारण जिले में स्थित है। और यहाँ ये जो स्थल है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये नवपाषाण कालीन स्थल तो है ही, इसके अलावा ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल भी है। और यहाँ से बहुत ही मात्रा में अस्थि और सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। सींग यानी वही सींग। और इसके अलावा यहाँ के लोग हाथी, बैल, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशुओं से भी परिचित थे। इसके अलावा यहाँ जो झोपड़ी बनाए जाते थे वो बांस और बल्लियों को बनते थे।
और इसके अलावा धान, मसूर, गेहूँ, मूंग, जौ आदि की कृषि यहाँ होती थी। तो यहाँ जो घर बनते हैं आज भी बांस और बल्ली के बिहारों में बनते हैं। तो ये था हमारा अभिलेख, साहित्य और पाषाण काल के बारे में संक्षिप्त जितना हो सकता था वो। और अगले वीडियो में हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हालांकि हड़प्पा सभ्यता से पहले तकनीकी तौर पर ताम्र पाषाण काल आता है, लेकिन हम ताम्र पाषाण काल को पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।